गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेस एकेडमी। आज जो है हम एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 9 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर का डिस्कशंस करेंगे। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे लोहे के औजार और खेती। आखिरकार कब लोहे का प्रयोग हुआ और कब उनके औजार अस्तित्व में आए। तो आप देखेंगे कि लोहे का प्रयोग जो था वो 3000 साल वर्ष पूर्व हो गया था, लोहे का उपयोग करना। और उसके औजार कब देखने को मिले हमें 250 साल बाद, ठीक है ना। 2500 साल बाद हमें लोहे के औजार देखने मिले। औजार से मतलब लोहे के औजार जैसे कि कुल्हाड़ी हो गया, हसिया हो गया, हलों के फाल हो गए। तो इनसे क्या हुआ, इनसे जो कृषि में जो विकास हुआ उसमें भी आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। या मैं बोल दूं कि इनसे क्या होगा कि कृषि के जो उत्पादन होंगे वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे कुल्हाड़ी का प्रयोग आमतौर पर किस लिए किया जाएगा, पेड़ पौधों को काटने के लिए, वृक्षों को काटने के लिए। हंसिए का उपयोग कब करेंगे, जब हमें कोई छोटे पेड़ पौधे काटने होंगे या फसल काटने होंगे तब हम इस हंसिए का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही जब हम हल क्या करेंगे, जो हल जोतेंगे हम खेत में, जो बखर करेंगे उसके हल्के फॉल अब काय के बनने लग जाएंगे, लोहे के बनने लग जाएंगे। तो देखेंगे आप यहाँ पर भी धीरे धीरे क्या होगा, कृषि के उत्पादन में भी परिवर्तन आएगा, जिससे क्या होगी, फसल जो होगी ज़्यादा उत्पादित होंगी। तो ये आप देखेंगे लोहे के औजार और खेती में। अब हम देखेंगे कि गांव में कौन रहते थे। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि तमिल में एक रचना की गई, काय में तमिल भाषा की एक प्राचीन रचना की गई जिसे संगम साहित्य बोला जाएगा। और ये आगे चल के किस वंश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये संगम वंश में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि अपन चैप्टर 10th में पढ़ेंगे संगम वंश के बारे में। अब यहाँ पर दो तीन जो हैं शब्द हैं तमिल के, उनको आप देख लें। जैसे कि बड़े भूस्वामियों को क्या बोला जाता था तमिल भाषा में, उन्हें वेल्लला बोला जाता था। दास मजदूर जो होते थे उनको केडीसीआर या अदिमई बोला जाता था। ऐसे ही हलवाओं को क्या जाता था, उन्वार कहा जाता था। हलवाई जो होते थे, ये 3 प्रकार के लोग कहाँ रहते थे, तो दक्षिण भारत के गांव में रहते थे। तो आखिरकार ये ग्राम भोजक क्या होता था, गांव में जो तमिल साइड रहते थे, साउथ साइड, तो ग्राम भोजक बोला जाता था। ग्राम भोजक ऐसा व्यक्ति होता था जो गांव का प्रधान भी होता था और इसके पास कई सारी भूमि होती थी, या मैं बोल दूं ये भू स्वामी होता था बहुत बड़े लेवल पे। ग्राम भोजक जो होता था वो बहुत बड़ी एरिया का, या मैं बोल दूं बहुत बड़े एरिया का क्या होता था, भूस्वामी होता था। तो वो अकेला तो खेती करेगा नहीं, तो इसकी जो खेती रहेगी, या मैं बोल दूं इस ग्राम भोजक की जो जमीन रहेगी उस पर खेती कौन करेंगे, तो दास लोग जो रहेंगे, जो वर्कर्स रहेंगे, वो क्या करेंगे, इस ग्राम भोजक की जमीन पर खेती करेंगे। और ये बहुत बड़ा क्या होगा, वहाँ का व्यक्ति, वहाँ गांव का एक तो प्रधान व्यक्ति भी होगा और बहुत ही धनशाली या धनवान व्यक्ति भी मैं आपको बोल दूं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो शासक लोग रहेंगे या जो राजा लोग रहेंगे वो ग्राम भोजक को क्या करेंगे, एज ए टैक्स वसूल करने का भी कभी कभी उसको काम दे देंगे, ठीक है। न्याय करने का भी उसको क्या कर देंगे, एज ए काम दे कर देंगे कि भैया जाओ तुम जाकर गांव के जो भी छोटे मोटे जो कानून हुए हैं या जो भी छोटे मोटे उल्लंघन हुआ है कानूनों का, उनका न्याय करें, या जो भी छोटे मोटे झगड़े हो रहे हैं उनका जाकर आप न्याय करें। तो ये जिम्मेदारी भी किसकी हो जाएगी, ग्राम भोजक की हो जाएगी। मतलब वो कर वसूलेगा, न्याय भी करेगा और कभी कभी एज ए पुलिस का भी काम किया करेगा। कौन, ग्राम भोजक। तो ग्राम भोजक व्यक्ति क्या हो जाएगा, बहुत ही धनवान व्यक्ति भी हो जाएगा इसी के साथ साथ। अब हम देखते हैं आखिरकार ये गांव में गृहपति कौन हुआ करता था। तो ये गृहपति क्या होते थे कि अब ग्राम भोजक के पास तो पूरी जमीन होती नहीं थी गांव की, तो उसमें भी जो छोटे मोटे जो स्वतंत्र कृषक होते थे या स्वतंत्र किसान जो होते थे उन्हें बोला जाता था गृहपति। अब ये गृहपति जो होते थे इनके पास जो लैंड मास होता था वो बहुत ही थोड़ी मात्रा में होता था, ठीक है ना। तो ये क्या करते थे, ये खुद ही, ऑब्वियसली बात है, अब खेती बाड़ी कौन करेगा, खुद ही करेंगे। तो अब ये कौन हुआ करते थे, या तो ये सैनिक हुआ करते थे जिससे अपन आगे चल के सामंत पढ़ेंगे, या फिर कामकार हुआ करते थे जैसे शिल्पकार हो गया, लोहार हो गया, बढ़ाई हो गया। इस प्रकार के जो छोटे मोटे जिनके पास अपनी स्वयं की थोड़ी बहुत भूमि हुआ करती थी उन्हें बोला जाता था गृहपति। पहले के जमाने में जो सिक्के के जो आधार पर ही क्या होता था, संपत्ति का मूल्यांकन होता था कि जिसके पास जितने अधिक सिक्के होंगे वो उतना धनवान व्यक्ति होगा। नोट तो अपन अभी अभी चला रहे हैं वैसे, लेकिन क्या हो जाएगा, सिक्के जो थे, सिक्के के आधार पर ही हम संपत्ति का मूल्यांकन करते थे पहले के जमाने में।
तो सबसे पुराना सिक्का कौन सा होते थे? तो सबसे पुराने सिक्के आहत के सिक्के होते थे। आहत कोई धातु नहीं है। आहत का मतलब यहाँ पर ये होगा कि जो सोने चांदी के जो सिक्के होते थे उन पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां पाई जाती थी। जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहे होंगे कई ऊंट, घोड़े, तो ये क्या है, एक प्रकार से विभिन्न आकृति बनाई जाती थी सोने चांदी के सिक्कों को। इन्हीं को क्या बोला जाता था? आहत के सिक्के बोला जाता था। और ये जो सिक्के होते थे सबसे पुराने सिक्के होते थे। और सिक्कों से हमें क्या पता चलता है? सिक्कों से हमें शासक के बारे में भी जानकारी मिलती थी कि आखिरकार किस सन में या किस वर्ष जो थे ये सिक्के बनते थे, चलते थे, या किस शासक के रूप में कौन सा सिक्का चलता था। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कैसे आहत के सिक्के हैं? तो ये मुगल कालीन आहत के सिक्के हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या बना हुआ है, यहाँ पर मोर नाम का एक पक्षी बना हुआ है, इन्हें बोलेंगे आहत के सिक्के। अब हम देखेंगे नगर अनेक गतिविधियों का केंद्र। आखिरकार कैसे ये जो नगर थे गतिविधियों का केंद्र था, या कैसे यहाँ पर व्यापार होता था, तो अपन यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले मथुरा से पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कुषाण वंश के बारे में। तो कुषाण जो वंश था उन्हें युची या तोखरी भी बोला जाता था या कहा जाता था कुषाण वंश के व्यक्तियों को। तो कुषाण वंश जो था उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक कुजुल कड़फिसेस थे, ठीक है ना। अब उनमें से कुषाण वंशों में भी सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? तो वो था कनिष्क। कनिष्क ने ही क्या करेगा, ये शक संवाद जो होंगे, जो इंडियन हिंदू कैलेंडर्स जो चलेंगे उनका निर्माण करेंगे, मतलब शक संवाद का निर्माण करेंगे। कनिष्क जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी होंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, कनिष्क के टाइम बौद्ध धर्म जो होगा दो भागों में विभाजित हो जाएगा। एक हो जाएगा हीनयान और एक हो जाएगा महायान। तो ये किसके अनुयायी बनेंगे? तो ये महायान संप्रदाय के अनुयायी बनेंगे। अब कुषाण जो वंश था उनकी दो राजधानी होती थी। पहले होता था पुरुषपुर। पहली राजधानी उनकी कौन सी होती थी? तो वो होती थी पुरुषपुर, दैट मीन्स पेशावर। कौन सी होती थी? पेशावर। और दूसरी राजधानी होती थी मथुरा। तो हम दूसरी राजधानी के बारे में पढ़ेंगे जो कि कुषाण वंश की बहुत ही महत्वपूर्ण राजधानी भी बनी। मथुरा का यातायात और व्यापार कैसे होता था? तो मथुरा का यातायात और व्यापार जो था दो तरीकों से होता था, या मैं बोल दूं दो दिशाओं से होता था। पहला जो दिशा थी वो थी उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर। उत्तर पश्चिम से क्या होता था? व्यापार होता था, और वो कहाँ जाता था? पूर्व दिशा की ओर जाता था। ऐसे ही दूसरा यातायात या व्यापार कहाँ से होता था? तो वो होता था उत्तर से दक्षिण की ओर। ये दो दिशाओं में क्या होते थे? मथुरा का मेनली व्यापार होता था। मथुरा जो होता था एक तो यातायात की वजह से बहुत ही समृद्ध था, प्लस ये जो इसका जो मथुरा का जो किले आपको देखने को मिलेंगे वो क्या थे? वहां पर भी आपको बहुत बड़े बड़े किले देखने को मिलेंगे। किलों का निर्माण हुआ था मथुरा के अंदर। और यहाँ पर एक विशेष प्रकार की क्या होती थी? मंदिर भी पाए जाएंगे आपको मथुरा के अंदर। बड़े बहुत ही बड़े बड़े विशाल आपको मंदिर भी देखने को मिलेंगे। प्लस बेहतरीन मूर्तियों का भी एक ये क्या बन जाएगा? मथुरा एक केंद्र बन जाएगा जहाँ से कई सारी मूर्तियाँ बनेंगी, ठीक है ना। कई सारे शिल्पकार कलाकार क्या करेंगे? बेहतरीन मूर्तियों का निर्माण करेंगे और विभिन्न विभिन्न देशों में जाकर इनको बेचेंगे या निर्यात करेंगे। मथुरा जो रहेगा एक प्रकार से क्या हो जाएगा? एक धार्मिक केंद्र भी बन जाएगा, जहां पर केवल हिंदू धर्म ही नहीं, वहां पर जैन और बौद्ध धर्म के मंदिर भी आपको देखने को मिलेंगे मथुरा में। और खास करके कृष्ण भक्ति का भी केंद्र रहेगा मथुरा। मथुरा के अभिलेखों में आपको लोहार, सुनार, बुनार, टोकनी बुनने वाला, इत्र वाला, माला बनाने वाला, ऐसे कई सारे कोई आपको उल्लेख देखने को मिलेंगे मथुरा के अभिलेख में। अब हम देखेंगे शिल्प और शिल्पकार। पुरातत्वविदों को कई सारे शिल्प के नमूने या शिल्पों के नमूने देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल बर्तन। तो ये जो होंगे बेहतरीन काली मिट्टी के बने होंगे जो कि बहुत ही पतले और सुंदर होंगे। इनमें एक प्रकार से चमक होगी, काली चमक, जिसे काले चमकीले पात्र भी आगे चलकर कहा जाएगा। ये कहाँ होंगे? ये उत्तर भारत में आपको देखने को मिलेंगे शिल्पकार के द्वारा बनाए गए इन बर्तनों में। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो शिल्पकार होंगे या जो व्यापारी होंगे वो आगे चल के क्या करेंगे? एक संघ बना लेंगे। संघ मतलब संगठन एक बना लेंगे। ये जो शिल्पकार जो होंगे, बेहतरीन कलाकार होंगे, वो क्या करेंगे? एक संगठन बना लेंगे और इस संगठन को वो क्या कहने लग जाएंगे? श्रेणी बोलने लग जाएंगे। क्या कहने लग जाएंगे? श्रेणी बोलने लग जाएंगे। और इस श्रेणी में अब क्या करेंगे ये शिल्पकार? ये वहां पर आपको प्रशिक्षण देना चालू कर देंगे, कच्चा माल तैयार करना बता देंगे, प्लस माल का विवरण भी बता देंगे कि आखिरकार किस तरह से हम
अपना उत्पादन और बेहतरीन बेशकीमती बर्तनों का निर्माण कर सकते हैं। तो ये एक संघ के रूप में कार्य करेगा, जहां पर आपको प्रशिक्षण, कच्चा माल और माल का विवरण भी देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा इस संगठन में। अब ये क्या होगा कि ये जो संगठन रहेंगे वो क्या करेंगे, या मैं बोल दूं ये जो श्रेणियां रहेंगी वो आगे चलकर किसका काम करने लग जाएंगी, वो एक प्रकार से बैंक का काम भी करने लग जाएंगी। बैंक का काम कैसे कि ये जो छोटे छोटे शिल्पकार होंगे, ठीक है ना, कामकार होंगे, वो क्या करेंगे, अपना जो धन रहेगा वो यहाँ पर श्रेणियों में इस संगठन में जाकर धीरे धीरे जमा करने लग जाएंगे। तो अब ये जो जमा पूंजी रहेगी वो अपनी ज़रूरतों के अनुसार जो है प्रयोग करने लग जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, ये जो संगठन रहेगा या जो श्रेणी रहेगी तो बैंकों के रूप में कार्य करने लग जाएगी। अब हम देखेंगे अरिकामेडु। अरिकामेडु मतलब पुदुचेरी। पुदुचेरी कहाँ देखने को मिलेगा, तो आपको ये दक्षिण भारत में तटीय इलाकों में देखने को मिलेगा पुदुचेरी। तो यहाँ पर क्या होंगे कि आयात और निर्यात करने के लिए दूर दूर से जहाज से क्या होंगे, सामान आएगा, ठीक है ना। और ये क्या करेंगे कि जहाँ पर ये जहाज रुकेंगे वहाँ पर आपको एक ईंट से बना एक ढांचा भी देखने को मिलेगा, जिसे क्या बोलेंगे, गोदाम बोलेंगे, या अपन क्या बोलेंगे, फैक्ट्री बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको देखने को मिलेगा पुदुचेरी में। और क्या होगा, एक एम्फोरा पात्र भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एम्फोरा पात्र में क्या होगा कि इसमें या तो शराब रहेगी या तेल के पात्र भी रहेंगे, जिसे क्या बोल जाएगा, एम्फोरा पात्र भी कहा जाएगा। इसमें क्या होगा कि इसमें दोनों तरफ से एक प्रकार से हैंडल लगा रहेगा, जिसे पकड़ने में सहूलियत रहेगी। जिस प्रकार के पात्रों को क्या बोला जाएगा, एम्फोरा पात्र बोला जाएगा। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।